नमस्कार। समस्त साहित्य सुधीजनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आपको लेकर चल रही थी सिंघल विजय की यात्रा पर, और इस यात्रा के क्रम में हमने कुल 8 दृश्य समाप्त कर लिए हैं और अब शुरू करेंगे हम 9वां दृश्य। 8वें दृश्य की थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं बता दूं ताकि आप खुद को वहां से जोड़ सकें। 8वें दृश्य में कुछ इस तरह से होता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र जो हैं वो सिंघल विजय की यात्रा के लिए निकल चुके हैं और उनके साथ कुछ भिक्षुक भी हैं, और रास्ता इतना दुर्गम है कि चलते चलते भिक्षुकगण थक जाते हैं और मना कर देते हैं कि भाई हम और आगे नहीं जा सकते, हम थक चुके हैं। इस पर महेंद्र नाराजगी जताते हैं पर फिर प्रोत्साहित करते हैं, और तब सारे भिक्षुक तैयार होते हैं कि नहीं, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हमें सिंघल बुला रहा है और हम सिंघल जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से 8वें दृश्य में हमने यहीं तक पढ़ा था और आज पढ़ते हैं 9वां दृश्य। तो चलिए शुरू करते हैं। लंका की तटभूमि, भिक्षुओं के साथ महेंद्र। महेंद्र कहते हैं कि अंततः हम लंका पहुंच गए भिक्षुओं वह देखो, आहा। एक भिक्षुक कहता है, उफ, हमें कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ी। महेंद्र कहता है कि सत्य के पथ में कठिनाइयां आती ही हैं भिक्षुओं। फूलों से जो पथ बिछे हों, मानना चाहिए उनमें कहीं मिथ्या अवश्य छिपी है। दूसरा भिक्षुक कहता है कि अब हम महाराज तिष्य को समाचार दें। महेंद्र कहते हैं कि सत्य अपने साधक को स्वयं खींच लेता है भिक्षुओं, हम थोड़ा आश्वस्त तो हो लें। भागते हुए हिरण का शब्द आता है और पहला भिक्षुक कहता है कि अरे यह क्या, वह हिरण भागा आ रहा है। दूसरा भिक्षुक कहता है, अरे तीर लगे हैं उसे, किस तरह रक्त की बूंदें पथ पर लकीरें बनाती जा रही हैं। आह, ओहो, इनकी रक्षा करो भिक्षुओं। सहसा सिंघल नरेश तिष्य का प्रवेश होता है और महाराज तिष्य कहते हैं कि आप लोग कौन है? यह मेरा आखेट। अभी उन्होंने आधा ही बोला था कि यह मेरा आखेट, इतने में महेंद्र कहता है, मेरा आखेट? तुम्हारा आखेट? आखेट आदमी कब तक आखेट करता रहेगा? कब तक? बोलो महाराज, कब तक? तो महाराज तिष्य कहते हैं कि महाराज, ओहो। तो महाराज तिष्य कहते हैं कि आपने यह संबोधन कैसे किया? महेंद्र कहते हैं, आदमी अब तक यही करता आया है महाराज तिष्य। निरीह प्राणियों के प्राण लेने में, निर्बलों को सताने में ही उसने अपनी वीरता की पराकाष्ठा समझी है, किंतु एक नया संदेश संसार पर छाता जा रहा है। महाराज तिष्य कहते हैं, नया संदेश? क्या आप पाटलिपुत्र से आ रहे हैं? सम्राट अशोक, पहला भिक्षुक जो होता है वो महेंद्र का परिचय करवाते हुए महाराज तिष्य से कहता है कि आपके समक्ष सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र खड़े हैं। तो महाराज तिष्य थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं कि कुमार महेंद्र और ये काशाय वस्त्र? तो महेंद्र कहते हैं कि सारा भारत ही काशाय वस्त्र हो रहा है महाराज, राजभवन से झोपड़ी तक को यह काशाय वस्त्र प्रभावित कर रहा है। महाराज तिष्य पूछते हैं कि कैसे आए आप लोग यहाँ तक? हम तो प्रतीक्षा में ही थे। महेंद्र ने कहा, आप ही बताएं हम कैसे आए। महाराज तिष्य कहते हैं, मेरे प्रश्न का अभिप्राय है कि थल मार्ग से आए या जल मार्ग से। तो महेंद्र कहते हैं कि मार्ग क्या यही दो हैं? सिंघल नरेश, धर्म का मार्ग इन दोनों से भिन्न भी हो सकता है। यानी वो ये कहते हैं कि जल मार्ग या थल मार्ग से आने की बात नहीं है, हम तो धर्म के मार्ग से यहाँ पे आए हैं, और धर्म का मार्ग जो है इन दोनों मार्गों से अलग है। ये फर्क नहीं पड़ता कि थल मार्ग से आए हैं या जल मार्ग से आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ आने का जो अभिन्न कारण है। तो महाराज तिष्य कहते हैं कि अब मुझे विश्वास हुआ, मेरा अभिवादन स्वीकार करें और हमारी राजधानी में पधार कर सिंघल वासियों को कृत्य करें। पहला भिक्षुक कहता है कि महाराज, कुमारी संघमित्रा जल पथ से पधार रही हैं, वह अपने साथ बोधि वृक्ष की एक शाखा उपहार में लिए आ रही हैं। भारत ने यही उपहार सिंघल के लिए भेजना उचित समझा है। तो महाराज तिष्य कहते हैं, आहा, आज सिंघल के भाग्य खुले। बोधि वृक्ष की शाखा या सत्य की विजय पताका, यह पताका सिंघल पर युग युग तक फहराती लहराती रहे। तो इसके साथ ही सिंघल विजय का 9वां दृश्य समाप्त होता है। 10वें और अंतिम दृश्य को लेकर मैं जल्दी ही हाजिर होती हूँ, और 10वें और अंतिम दृश्य में हमारी जो यात्रा होगी वो संपूर्ण हो जाएगी।
तो इस दृश्य का रसास्वादन करने के लिए जरूर जुड़ें। तो 10वें दृश्य को लेकर मैं शीघ्र हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। नमस्कार।